क्लास में हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेमोरी होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और मेमोरी की यूनिट क्या-क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेमोरी बेसिकली मेमोरी होता क्या है कि ऐसा लोकेशन जहां पर कंप्यूटर डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को स्टोर करके रखे। The location where the computer stores data, instruction and program are called memory. Computer memory is organized into memory cell. जो भी हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो बेसिकली मेमोरी सेल के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम सेल की बात करें तो जैसे मेमोरी को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है, इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है और ये एड्रेस यूनिक होता है। हर एक चंक, हर एक लोकेशन एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है और ये जो ब्लॉक्स हैं, इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है ये बेसिकली डेटा 0 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये बेसिकली मेमोरी होती है कि जहाँ डेटा और इंस्ट्रक्शन ये सबको हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमारे पास डिफरेंट टाइप का होता है। अगर बेसिक कैटेगरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इस तीनों के बारे में एक-एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है और उसका यही रीजन है कि इसकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट सीपीयू से मैच करती है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड जो कि हाई होती है और सीपीयू के ऑपरेशनल स्पीड से क्लोजली मैच करता है, जिस वजह से सीपीयू प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। Due to the high speed, cost of primary memory is high and the storage capacity of primary memory is lower in comparison to secondary memory. अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर करें प्राइमरी मेमोरी को, तो उसके कंपैरिजन में प्राइमरी मेमोरी की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है और साथ ही स्टोरेज कैपेसिटी जो प्राइमरी मेमोरी की होती है वो भी कम होती है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी के टाइप को देखते हैं, तो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो टाइप में अ, होता है। एक रैम और दूसरा रोम। प्राइमरी मेमोरी को अगर रैम के फॉर्म में डिवाइड करें तो रैम को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एस रैम और डी रैम। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक एंड डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक। ऐसे ही रोम को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। इसकी जो भी कैटेगरी है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। अगर रैम की बात करते हैं तो रैम को मेन मेमोरी बोला जाता है और रैम एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। The content of memory are lost as soon as the power of the system is switched off। मतलब क्या है कि सिस्टम का जो रैम होता है वो बेसिकली वोलेटाइल इन नेचर होता है और जैसे ही हम मेमोरी पावर ऑफ करते हैं, सिस्टम को ऑफ करते हैं, जो मेमोरी का डेटा है वो इरेज हो जाता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इट इज द मेन मेमोरी विथ विच द सीपीयू कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली। चूंकि सीपीयू की जो ऑपरेशनल स्पीड होती है और रैम की ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड होता है, अ, इसलिए रैम सीपीयू जो है वो रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। नेक्स्ट है, इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा व्हिच आर टू बी प्रोसेस्ड बाय सीपीयू शॉर्टली।
मतलब रैम के अंदर ज्यादातर वो डेटा स्टोर किया जाता है जो सीपीयू को प्रोसेस करना होता है। और जब भी सीपीयू को प्रोसेस करना होता है तो ये जरूरी है कि डेटा रैम में प्रेजेंट रहे, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है। तो इसलिए जब भी प्रोसेस करना होता है वो मेन मेमोरी में डेटा का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। और जो मेमोरी है वो फिक्स साइज ब्लॉक एड्रेस में स्टोर किया जाता है। जैसे हमने मेमोरी का चंक्स के मेमोरी सेल के बारे में पढ़ा कि हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तो इसी एड्रेस में जो है वो डेटा रिसाइड करता है। नेक्स्ट है द एड्रेसेस ऑन द रैम कैन बी एक्सेस्ड इन अ रैंडम ऑर्डर, हेंस द नेम रैंडम एक्सेस। इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस इसलिए पड़ा क्योंकि जो मेमोरी सेल होता है वो जैसे मल्टीपल सेल के रूप में डिवाइड किया गया है मेमोरी चंक्स, छोटे छोटे चंक्स में। तो हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। और ये जरूरी नहीं है कि हमें जब उस सेल को एक्सेस करना हो तो सीक्वेंस में ही एक्सेस होगा। हम रैंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में डेटा स्टोर्ड हो उसी सीक्वेंस में एक्सेस हो। इसलिए इसको रैंडम एक्सेस बोला जाता है, क्योंकि डेटा रैंडमली हम एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर रैम की बात करें तो रैम को मेजरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एस रैम और दूसरा डी रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। और डायनेमिक यानी कि इसका कंटेंट चेंज होता रहता है। मतलब इसके कंटेंट को बार बार हमें रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। और ये जो होता है एस रैम के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होता है, इस वजह से इसकी कॉस्ट भी जो है वो स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट अगर हम स्टैटिक रैम की बात करें तो स्टैटिक रैम जो है वो उसमें कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की नीड नहीं होती है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में ज्यादा है। और जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी ज्यादातर डी रैम से बना हुआ होता है। जो एक हमारे पास मेमोरी होती है कैशे मेमोरी, वो रैम से भी ज्यादा फास्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट होती है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग एस रैम का यूज करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि हम कॉमनली रोम बोलते हैं। रोम वोलाटाइल इन नेचर नहीं होता है। रोम का जो टाइप नेचर होता है वो होता है बेसिकली नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्यों होता है? तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं। द पर्पस ऑफ रोम इज टू स्टोर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। मतलब जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की नीड होती है और वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन सारा रोम में स्टोर्ड होता है। The startup process is also called bootstrap और booting of the computer। जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के दौरान जितने भी बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होते हैं, बायोस सॉफ्टवेयर बेसिकली बोलते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर लोड होता है बूटस्ट्रैप प्रोसेसिंग के थ्रू। तो इससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होती है ये सारे इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर्ड होते हैं। अगर रोम की कैटेगरी की बात की जाए तो रोम की कैटेगरी हमारे पास है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम जनरली इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होता है वो पहले से स्टोर होता है। लेकिन प्रोग्रामेबल रोम की बात करें तो इसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये इसके अंदर फायदा है रोम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है ईपी रोम। ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल। पहला टाइप जो पी रोम है उसमें हम प्रोग्राम तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम इरेज नहीं कर सकते, एक ही बार प्रोग्रामिंग हो सकती है। लेकिन ईपी रोम में क्या होता है कि हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको इरेज भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट फर्दर जो हमारे पास टाइप है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी इसमें जो डेटा इरेज करने का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू डेटा इरेज हो पाता है, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से हम इरेज नहीं कर सकते। तो इसका अगर आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे तो फुल फॉर्म से आप इसके पूरे वर्किंग को, डेफिनेशन को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रैम और रोम जो था ये प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कैशे मेमोरी। अगर कैशे मेमोरी की बात करें तो कैशे मेमोरी एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? तो कई बार क्या होता है कि जो सीपीयू की स्पीड है और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड है उसमें काफी डिफरेंस होता है। ऑपरेशनल स्पीड में जब डिफरेंस रहता है तो उस टाइम में हमें एक अलग से मेमोरी की जरूरत पड़ती है जो इस ऑपरेशनल स्पीड वाली जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सके। तो उसके लिए हमें कैशे मेमोरी की जरूरत पड़ती है। Often the cache CPU is faster than RAM and thus has to wait for next instruction to be loaded from memory. कई बार मतलब ऐसा होता है कि जो सीपीयू काफी फास्ट होती है और रैम के कंपैरिजन में काफी फास्ट रहती है, जिस वजह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हम लोग मेमोरी से लोड करते हैं तो वेट करना पड़ता है। तो इस वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए साथ ही सीपीयू का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। तो थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए हमें कैशे मेमोरी की जरूरत पड़ती है और ये कैशे मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में प्लेस्ड होता है। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी होल्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड मेक देम readily available to CPU। यानी इसमें फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन भी स्टोर्ड होते हैं, डेटा स्टोर्ड होते हैं, ताकि जब भी हमें जरूरत हो हम इसका इजीली एक्सेस कर पाते हैं। और अगर मेन मेमोरी में होता है तो मेन मेमोरी के कंपैरिजन में अगर कैशे मेमोरी में हो तो ये ज्यादा जल्दी एक्सेसिबल होता है, इसलिए इस कंडीशन में हम लोग कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली परमानेंट मेमोरी होती है, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है, क्योंकि जब कभी भी हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तो हमें ऐसे स्टोरेज की जरूरत पड़ती है जो सिस्टम बंद होने के बाद भी हमारा डेटा उस कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए। तो ये जो परमानेंट मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी इस पर्पस को पूरा करता है, इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। बेसिकली ये नॉन वोलाटाइल नेचर है, जिस वजह से पावर अगर ऑफ भी हो जाता है कंप्यूटर का तो डेटा फिर भी मेमोरी के अंदर रहता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, एसएसडी और जितने भी हम लोग पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव वगैरह यूज करते हैं ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज यानी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। आजकल एक हार्ड डिस्क यूज होता है और हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक एसएसडी है जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में लगभग 10 गुने स्पीड को देता है। 10 गुनी स्पीड होती है तो हमारे सिस्टम का जो स्पीड है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आजकल हम लोग हार्ड डिस्क की बजाय एसएसडी वाले सिस्टम को यूज करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सीपीयू डज नॉट इंटरेक्ट द सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसकी चूंकि स्पीड कम होती है, इस वजह से सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। डायरेक्टली इंटरेक्शन की जहां तक की बात है तो वो प्राइमरी मेमोरी और कैशे मेमोरी के साथ ही डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाता है, क्योंकि जो दोनों मेमोरी की ऑपरेशनल स्पीड है वो ऑलमोस्ट मैच करता है। अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि हमने बार बार स्पीड कॉस्ट वगैरह की बात की है तो एक डायग्राम की हेल्प से हम इसके कंपैरिजन को देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर एक कैपेसिटी है जो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में बनाया हुआ है।
ये इसकी कैपेसिटी है और जैसे ही हम बॉटम से टॉप जा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी डिक्रीज होते जा रही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसकी स्पीड की और कॉस्ट पर बिट की, बिट बेसिकली मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो जैसे ही ये स्पीड और कॉस्ट की बात होती है, हम बॉटम से टॉप पे जाते हैं, तो बॉटम से टॉप जाते ही इसकी स्पीड और कॉस्ट दोनों ही इंक्रीज होते जाती है। अब इसके अंदर यही होता है कि जित मेन जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। अगर कॉस्ट स्पीड ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। यहाँ पर अगर सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं और रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है। रजिस्टर से नीचे हमारे पास है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है ये बेसिकली स्टैटिक रैम से मिलकर के बना हुआ होता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो रजिस्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड और कॉस्ट रजिस्टर के कंपैरिजन में कम होती है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेमोरी, जो कि बेसिकली डायनेमिक रैम से मिलकर के बना हुआ होता है और बार बार चूंकि रिफ्रेश हो जाती है, कंटेंट चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम डायनेमिक रैम को प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो कैशे मेमोरी के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन अगर स्पीड और कॉस्ट की बात करें तो स्पीड और कॉस्ट दोनों ही इसकी कैशे मेमोरी के कंपैरिजन में कम है। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन वही स्पीड जो है वो स्पीड सबसे कम है और यही रीजन है कि सीपीयू के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता और इसकी कॉस्ट पर बिट जो है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट एक और चीज है कि ये जो रजिस्टर कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी है वो हर एक केस में क्या होता है, सिस्टम के अंदर होता है और ये टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है, मतलब इसके अंदर जो है डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो सकता, इस वजह से हम लोग इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और दूसरा क्या है कि इंटरनल कहने का एक और भी रीजन है कि ये ज्यादातर सिस्टम के अंदर होता है और इसमें जो डेटा है हमें स्टोर करने का ऑप्शन नहीं होता, कुछ भी ऑटोमेटिक स्टोर होता ही होता है। ये रहता है कि जब भी जरूरत होगी कंप्यूटर अपने आप डेटा को स्टोर करता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है इसको परमानेंट स्टोरेज एरिया कहा गया है और ये एक्सटर्नल मेमोरी इसको बोलते हैं। हालांकि ये सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन है क्या कि चूंकि इसमें हमारी मर्जी होती है, जब हम चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो स्टोर नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है कि मतलब ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। और बेसिकली वैसे इस तरह की जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो मैक्सिमम केस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है कि सिस्टम के अंदर भी रहे और सिस्टम के बाहर भी रहता है। तो इस डायग्राम से बेसिकली हम लोग ये जो कॉस्ट कैपेसिटी स्पीड वगैरह का रिलेशन था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट की, तो मेमोरी की जो यूनिट होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है। जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है उसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि किस टर्म में हमें मेमोरी को मेजर करना है, कितना स्पेस लेगा, ये सारी चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बिट बोला जाता है और बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। हमारे पास दो बाइनरी डिजिट होते हैं, आइदर 0 और 1, और जितना भी डेटा है वो बेसिकली इसी बाइनरी डिजिट का सीक्वेंस मिल करके ही बना होता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो बाइनरी डिजिट को 4 बिट को मिला करके हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं निबल। वहीं दूसरा सीक्वेंस हमारे पास होता है वर्ड्स, जिसकी भी एक फिक्स लेंथ होती है और ये लेंथ डिपेंड करता है कि हमारे सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इस वर्ड की लेंथ वेरी करती है। हम लोग इस टेबल के रूप में देखते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा
कि इसके अंदर हमारे पास कुछ मेमोरी यूनिट दी गई है और ये मेमोरी यूनिट के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, तो जैसे ही ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास है बिट, और जैसे ही हम टॉप से बॉटम आते जाते हैं, मेमोरी जो है उसकी यूनिट जो है, साइज है, वो इंक्रीज होते जाती है। ये चीज हमारे पास है। अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बिट है, बिट, इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आइदर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। यानी एक बिट में हम लोग कोई एक डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर 0 और 1। निबल, निबल का मतलब है 4 बिट्स, यानी ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को हम लोग निबल बोलते हैं। वर्ड्स, वर्ड्स, वर्ड बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट, और ये ग्रुप ऑफ बिट मिला करके एक सिंगल यूनिट बनती है। ये ग्रुप चाहे 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। ये सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। आजकल सबसे ज्यादा जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर आने लग गया है। 64 बिट हमारे पास सिस्टम भी है सीपीयू का आर्किटेक्चर, तो ज्यादा यही यूज होता है 64 बिट वाले। अदरवाइज इससे पहले 32 बिट का भी होता है, बहुत पहले के टाइम में ये 8 बिट, 16 बिट भी यूज होता था। नेक्स्ट यूनिट है बाइट। जो बाइट है उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और जो बिट होती है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। 1 बी का मतलब होता है 8 बिट्स, 1 बाइट यानी 8 बिट्स। अगर 1 केबी की बात करें, 1 किलोबाइट यानी 1 केबी 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 एमबी यानी मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 जीबी यानी गीगाबाइट, 1 जीबी जो है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टीबी इक्वल टू 1 टीबी यानी टेराबाइट, 1 टीबी 1024 जीबी के बराबर होता है। और 1 पीबी यानी पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। अब इसमें जो भी चीज है, वो पूरा का पूरा फंडा जो है वो 2 टू दी पावर n का है, जहां पर n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर n की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर 0 और 1। अगर 2 टू दी पावर 2 हो जाए, यानी n की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास 2 इंटू 2 4 बिट्स बनता है, जिसको हम लोग 1 निबल बोलते हैं। ऐसे ही 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6, इससे क्या है, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बनते हैं। अगर बाइट की बात की जाए, तो 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। 1024, 1024 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 10, और 2 टू दी पावर 10 जहां पर भी आप कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जन बेसिकली जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि हमारे पास किलोमीटर में दिया हुआ होता था, उसको मीटर में कन्वर्ट करते थे, मीटर को किलोमीटर में। तो ऐसे ही बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हम इसका भी कन्वर्जन कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में हमारे पास ये भी आता है कि आइदर इस यूनिट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, या फिर कई बार स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हमें एमसीक्यू के फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। तो ये सारी तरह के जो है वो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमने आज की क्लास में मेमोरी के बारे में ही पढ़ा कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, और उसके डिटेल में भी पढ़ा। दूसरा मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ा, हालांकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन जब भी हम लोग इसकी कैटेगरी को डिटेल में हम पढ़ते हैं, तो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हमने पढ़ा यूनिट, मेमोरी यूनिट के बारे में। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। बाकी जो भी इसका अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। अगला टॉपिक बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर का होने जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो भी वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं पुराने, उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू, चैनल पे बने रहिए।